अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें जिस टॉपिक से वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है और कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं और किस तरह से हमने उनको जो है वो डील करना है। आज हम इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू फॉर लार्ज सैंपल। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हाइपोथेसिस है, जो फर्स्ट हाइपोथेसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन मीन फॉर लार्ज सैंपल। के लार्ज सैंपल के लिए हम कैसे जो है वो अपना हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कोई क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि क्या प्रोसीजर होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस को करने के लिए, किन प्रोसीजर्स को आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके लिए कोई एक नई चीज़ नहीं है। इससे पहले हम जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एसोसिएशन चैप्टर, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर था एसोसिएशन, उसमें आपने काइस के टेस्ट अप्लाई किया था और उसमें भी आपने हाइपोथेसिस बनाए थे और एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया था अपना हाइपोथेसिस को। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर रिवाइज़ करूँगी कि वहाँ पर भी जब भी हम कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमें 6 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, वो 6 स्टेप्स कौन से थे हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रोसीजर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉलो करना है, उसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मीन्स कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब हाइपोथेसिस बनाने के लिए अब ये हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन भी हो सकते हैं और थोड़ा सा सोच समझ के भी हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है बाज़ औक़ात। लेकिन हाइपोथेसिस जो है ना वो 3 टाइप्स के ही होते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है हाइपोथेसिस बनाने का। मींस के या तो आपके पास हाइपोथेसिस इक्वल और नॉट इक्वल का होगा, या आपके पास हाइपोथेसिस लेस एंड ग्रेटर का होगा, या आपके पास हाइपोथेसिस ग्रेटर और लेस का होगा। इन तीनों में से कोई एक हाइपोथेसिस किसी एक क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये आप तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि फर्स्ट स्टेप में आपने हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करना है, वो बनाना है कि कौन सा हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में बनेगा, इक्वल नॉट इक्वल का बनेगा, लेस ग्रेटर का बनेगा या ग्रेटर लेस का। ठीक है, ये हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन की नेचर को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला हाइपोथेसिस जो है वो इस क्वेश्चन पे सुटेबल होगा। सेकेंड स्टेप होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स अल्फा। ये मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने % चांस होते हैं कि हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। मींस कि ये हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ये रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है और वो मोस्ट कॉमनली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यूज़ होते हैं वो 5% एंड 1% होते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं। थर्ड स्टेप में जब हम आते हैं तो थर्ड स्टेप को हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली फार्मूला होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं एसोसिएशन वाले चैप्टर की बात करूं तो वहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो उनके रिलेशनशिप को चेक किया था, तो वहाँ पर हमने काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया था। लेकिन जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं अबाउट पॉपुलेशन मीन, तो वहाँ पर 2 टेस्ट यूज़ होते हैं, जी और टी। आपको बहुत डिटेल में जो है वो प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि जी की क्या सिचुएशन है, जी कब लगाते हैं और टी कब लगाते हैं। तो लार्ज सैंपल पे हमेशा जो है वो जी टेस्ट अप्लाई होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने टेस्ट स्टैटिस्टिक जी वाला यूज़ किया। ठीक है, यहाँ टी भी यूज़ हो सकता है, काय भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो जो टेस्टिंग है वो किस चीज़ की है। मीन की टेस्टिंग हो, लार्ज सैंपल हो तो ये जी लगता है। ठीक है, लार्ज सैंपल के लिए हमने कौन सी टेस्टिंग या कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है, जी वाला। ठीक है, वो क्या है, एक्स बार माइनस म्यू। एक्स बार मैं बता दी चलूँ, एक्स बार इज अ सैंपल मीन, ये पॉपुलेशन मीन है, दैट डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय √n। ये वाला फार्मूला है जिसको आपने अप्लाई करके जो है वो z की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये तो हो गए 3 स्टेप्स। फोर्थ स्टेप में अब आप लोगों ने क्या करना है,
फोर्थ स्टेप में हमारा जो है वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं, बेसिकली टेबल वैल्यू को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, टेबल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब टेबल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो हाइपोथेसिस देखने पड़ते हैं कि हमारे जो हाइपोथेसिस हैं वो किस नेचर के हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हमें हाइपोथेसिस की नेचर को फाइंड आउट करना होता है कि ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, वो हम हमेशा जो है वो H1 को देख के डिसाइड करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस टू टेल्ड है या वन टेल्ड है। फर्स्ट हाइपोथेसिस जब इक्वल और नॉट इक्वल का हो तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस है। ठीक, ये क्या है, ये वन टेल्ड हाइपोथेसिस है। ऑन ग्रेटर आगे की तरफ जा रहा है तो ये वन टेल्ड तो है बट राइट साइड का हाइपोथेसिस है। लास्ट लेक्चर में ये बहुत डिटेल में मैंने ये चीज़ें जो थी वो बताई थी। और ये वाला हाइपोथेसिस है कि हाइपोथेसिस की नेचर क्या है। मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं कि नेचर ऑफ हाइपोथेसिस देखने के लिए कि ये टू टेल्ड है या वन टेल्ड है, हमेशा H1 का इस्तेमाल करते हैं। H1 को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस की जो है वो नेचर क्या है। तो ये भी है वन टेल्ड ही बट लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ वैल्यूज जा रही हैं तो ये है लेफ्ट साइड के लिए। अच्छा, अब ये तीनों जो है किसी भी एक क्वेश्चन पे तो तीनों हाइपोथेसिस अप्लाई नहीं हो सकती। ये तो कंडीशन है, या तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा या ये वाला। तो इसी तरह जैसे नेचर ऑफ हाइपोथेसिस चेंज होता है तो क्रिटिकल रीजन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आपका हाइपोथेसिस टू टेल्ड है, ठीक है, अगर आपका हाइपोथेसिस टू टेल्ड है तो क्रिटिकल वैल्यूज भी दो ही आएंगी, एक माइनस साइन के साथ और एक प्लस साइन के साथ। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने यूज़ करनी है, अगर आपकी थोड़ी सी विजिबल हो रही है ये वाली ज़रा। अब टू टेल्ड का क्या मतलब है, ठीक है, आपको जो फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, जो फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ करना है, टू टेल्ड का मतलब ये है कि जो आपकी टेबल वैल्यू है ना वो लेफ़्ट साइड पे भी बनेगी और राइट साइड पे भी। मीन्स कि टू टेल्ड का मतलब है कि आपके पास दो रिजेक्शन रीजन्स आएंगे। ठीक है, टू टेल्ड का मतलब ये है कि आपके पास दो रिजेक्शन रीजन आएंगे, एक लेफ्ट साइड पर रिजेक्शन रीजन आएगा और एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड के लिए हम जो रिजेक्शन रीजन यूज़ करेंगे z इज़ लेस देन माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, और राइट साइड के लिए जो यूज़ करेंगे वो है z इज़ ग्रेटर देन प्लस जी अल्फ़ा बाई 2। मीन्स के हमने क्या करना है, जब भी हमारे पास हाइपोथेसिस हो टू टेल्ड का तो हमने ये वाली डायग्राम जो है वो अपनी 6 स्टेप में जो है वो बनानी है, और इस डायग्राम को बनाकर हमने ये डिसाइड करना है कि अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अब इसमें ये जो दरमियान, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, जो दरमियान वाला एरिया ये हमेशा एक्सेप्टेंस का रीजन होता है और ये जो आउटर एरियाज होते हैं ये हमेशा रिजेक्शन के रीजन होते हैं। अगर मैं सेकेंड हाइपोथेसिस की तरफ आती हूँ, अब ये जो सेकंड हाइपोथेसिस जिसमें H1 है, ये H1 है वन टेल्ड तो है क्योंकि ये एक तरफ मूव कर रहा है, बट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो ये वन टेल्ड होना राइट साइड होगा। तो इसके लिए जो क्रिटिकल, यानी कि इसके लिए हम टेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वन टेल्ड है और राइट साइड पे है, पॉजिटिव साइड पर ये मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम जो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो इस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसे, जब टू टेल्ड होगा तो अल्फा बाई 2 लिखेंगे और अगर वन टेल्ड है तो खाली अल्फा लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं थर्ड हाइपोथेसिस की बात करती हूँ तो थर्ड हाइपोथेसिस भी है तो वन टेल्ड, बट ये लेफ्ट साइड है क्योंकि ये बैक साइड पे यानी पीछे की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके लिए क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको पता है इस डिस्ट्रीब्यूशन की नेगेटिव वैल्यूज हमेशा जी एक्सिस में दरमियान में जीरो लाई कर रहा होता है, तो जीरो की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और जीरो की राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो जब भी राइट साइड वाला हाइपोथेसिस होगा तो जी के साथ प्लस का साइन आएगा और लेफ्ट साइड वाले में हमेशा जी के साथ जो है वो माइनस साइन आएगा, और टू टेल में माइनस साइन भी आएगा और प्लस साइन भी आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्रिटिकल रीजन चाहिए होते हैं। और जब वन टेल्ड होता है तो इनका क्रिटिकल रीजन जो है वो एक साइड पर होता है। ये ग्रेटर वाले हाइपोथेसिस के लिए है और ये लेस वाले। ग्रेटर में राइट साइड पर क्रिटिकल वैल्यू बनती है और लेस में लेफ्ट साइड पर क्रिटिकल वैल्यू बनती है, और इस पॉइंट पर हमें टेबल वैल्यू पुट करनी होती है, जैसे कि हमने एसोसिएशन वाले चैप्टर में किया था कि एक वैल्यू काई स्क्वायर की हम कैलकुलेटेड वाली निकालते थे, फार्मूले से निकालते थे, और एक वैल्यू जो है वो हम टेबल से उसकी लेते थे। तो अब टेबल वैल्यू हमने कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ लिखनी है, हमेशा जो टेबल वैल्यू होती है वो इस पॉइंट पर लिखी जाती है जहाँ पर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्प्लिट करते हैं।
ठीक है, ये तो सारा प्रोसीजर हो गया कि फर्स्ट स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाने, सेकंड में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक, फिर फोर्थ में क्रिटिकल रीजन, फिर 5 में हमने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इस जी का आंसर निकालो, और 6 में हमने डायग्राम के थ्रू जो है ये डिसाइड करना है कि हम अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या फिर रिजेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेन प्रोसीजर। अब मैं एक एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपकी बुक की है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब्स। एक फर्म है जो कि लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रही है, हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम एस्टिमेशन के क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट पे बहुत ध्यान देना है कि स्टेटमेंट किसके बारे में हो रही है, पॉपुलेशन के बारे में हो रही है या फिर सैंपल वैल्यूज के बारे में बात हो रही है। अब ये जो है एक इलेक्ट्रिकल फर्म है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है लाइट बल्ब। अब इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी सैंपल का वर्ड यूज नहीं हुआ, मींस कि ये पॉपुलेशन की बात आ रही है, और ये जो मीन होगा ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, ये पॉपुलेशन का मीन म्यू होगा। ये एक्स बार क्यों नहीं हो सकता? ये एक्स बार इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में सैंपल का वर्ड ही नहीं आया कि ये सैंपल डाटा है, ये पॉपुलेशन डाटा है, इसलिए जो मीन होगा ये किस चीज़ के इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा। 812 किसकी वैल्यू है? मीन, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 आवर्स, तो ये जो 40 है ये हमारे पास सिग्मा मीन्स के पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये क्यों म्यू है, ये क्यों सिग्मा है, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी सैंपल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया कि ये पॉपुलेशन डाटा, पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू के इक्वल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा के इक्वल होता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, अब हमने क्या हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है कि हमें टेस्ट क्या करना है, हमने टेस्ट करना है कि क्या मीन की वैल्यू 812 है या नहीं, क्या मीन जो है वो 812 के इक्वल आ रहा है या नहीं, और उसके अगेंस्ट हमने क्या हाइपोथेसिस बनाना है। अब क्वेश्चन में ना आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दे दिया है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 812, मीन्स के क्वेश्चन में ही हमें हाइपोथेसिस गिवन है, क्या है टेस्ट, वो ये कह रहे हैं ना, आपको मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जो हमारा इनिशियल क्लेम होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। जिस चीज़ को हमने चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, वो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है। तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 8, इसी को चेक करना है ना, वही कह रहे हैं ना, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन इज इक्वल टू 812, इसी को चेक करना है, यही हमारा क्लेम भी है, तो वो मैं किस में लिख लूंगी, H0 में। और इसका ऑल्टरनेटिव बाज़ औक़ात तो क्वेश्चन में गिवन होता है, बट बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, तो उस सूरत में आपने इसका खुद ही से ऑपोजिट बना लेना, इक्वल का ऑपोजिट क्या होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, अब साथ ही मैं ये लिख देती हूँ कि ये हाइपोथेसिस की नेचर क्या है। अब आपको मैंने बताया इक्वल और नॉट इक्वल का जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, टू टेल्ड। इसी स्टेप पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसी स्टेप पे आपने क्या करना है कि पहले हाइपोथेसिस बना लेना है और साथ ही नेचर बता दे कि ये हाइपोथेसिस किस टाइप का, वन टेल्ड है या टू टेल्ड। तो यहाँ से हाइपोथेसिस देखें, जब वो कह रहे हैं ना कि मीन इज नॉट इक्वल टू 812, इसका मतलब ये है कि मीन की वैल्यू 812 के इक्वल नहीं है। माइंड में दो बातें आ रही हैं, या तो वैल्यू 812 से कम है या 812 से ज़्यादा है, मीन्स टू पॉसिबिलिटीज माइंड में आ रही, दैट्स वाई हमने इसको कहा है कि ये टू टेल्ड है। ये क्यों टू टेल्ड है, क्योंकि मेरे माइंड में टू पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि मीन की वैल्यू 812 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सेकेंड स्टेप अल्फा है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमने जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, साथ में वो कह रहा है कि इफ़ अ रैंडम सैंपल, अब उसने सैंपल की बात की है, इससे पहले हमारे क्वेश्चन में सैंपल का कोई वर्ड नहीं था। अब वो ये कह रहा है कि इफ़ अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 बल्ब, अब सैंपल की जब बात हो रही है तो नंबर सैंपल साइज किस चीज़ के इक्वल होते हैं, यानी कि ये 36 जो है वो स्मॉल एन की वैल्यू है, ये कैपिटल एन की वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल वैल्यू है, हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 800 आवर्स। अब इसकी एवरेज, जो सैंपल डाटा की एवरेज है, दैट इज इक्वल्स टू 800। सैंपल की बात हो रही है तो सैंपल में जो नंबर ऑफ बल्ब्स होंगे वो स्मॉल एन होंगे, और जो उसकी एवरेज है वो क्या होगी, एक्स बार, मीन्स कि जो 800 है
ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, एक्स बार की। क्यों एक्स बार की, क्योंकि ये सैंपल डाटा का मीन है, सैंपल डाटा की एवरेज है, इसलिए ये जो है हमारे पास ये जो 800 है ये एक्स बार होगा। तो थर्ड स्टेप पे हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब ये फार्मूला क्यों लिखा, जी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एन भी ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा भी नोन है। यहाँ मैंने क्यू जी का फार्मूला, यहाँ मैंने टी क्यों यूज़ नहीं किया, वही चीज़ जो कि एस्टिमेशन में मैंने बार बार रिवाइज की है कि जब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास एन पी ग्रेटर देन 30 हो और सिग्मा की वैल्यू भी गिवन हो, तो इस क्वेश्चन में सिग्मा भी गिवन है और एन भी ग्रेटर देन 30, दैट्स वाई टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो मैंने यूज़ किया वो मैंने जी का किया। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम आते हैं, तो वो है क्रिटिकल रीजन, कि मुझे टेबल वैल्यू कैसे सॉर्ट आउट करनी है, टेबल वैल्यू कैसे निकालनी है। अब जब क्योंकि मैंने ये बता दिया कि ये जो हाइपोथेसिस है ये टू टेल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ भी टू ही आएंगी, एक जो कि मैं नेगेटिव साइड पर लिखूंगी, एक जो कि मैं पॉजिटिव साइड पर लिखूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल वैल्यू वैसे ही निकालनी है। वो जो टेबल बुक है, स्टैटिस्टिकल टेबल बुक, आपकी पेज नंबर बुक का पेज नंबर 317, वहाँ पर भी एक टेबल मौजूद है जिसमें अल्फा के सामने टू टेल्ड की वैल्यू लिखी हुई है और वन टेल्ड की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, अल्फा का एक कॉलम बना हुआ है, आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर 317 है, आपने वहाँ से ये चीज़ देखनी है। 5% भी गिवन है, 1% भी गिवन है, आपको जो भी आपको अल्फा है उनकी। तो अब आपने क्या करना है कि 5% को टू टेल्ड में देखना है। क्यों टू टेल्ड में देखना है, क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है वो टू टेल्ड का, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी -1.96 एंड +1.96, मीन्स कि जब मैं लेस की साइड पर जाऊंगी तो -1.96 लिख दूंगी और जब मैं ग्रेटर साइड पर वैल्यू लिखने की तरफ आऊंगी तो वो +1.96। और ये जो वैल्यू है ये आपने कैसे निकालनी है, टेबल वैल्यू, ये आपने निकालनी है अपनी टेबल बुक से। ठीक है, आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। क्यों दो क्रिटिकल वैल्यूज आई हैं, क्योंकि ये टू टेल्ड है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप आता है वो है कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन में हमने क्या करना होता है, ये जो जी का फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स बार की जगह मैंने 800 पुट कर दिया, म्यू की जगह मैंने 812 पुट कर दिया और ये जो स्टैंडर्ड एरर था वो मैंने सॉल्व किया और इस पूरे जी का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया -1.8। मीन्स कि एक मैंने दो हमारे पास जी की वैल्यूज़ आ गई, एक कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आ गई और एक टैबुलेटेड वैल्यूज़ आ गई। एक को हम टैबुलेटेड वैल्यू का नाम दे देंगे क्योंकि यहाँ पर भी तो मैंने जी लिखा है ना, और एक को मैं कैलकुलेटेड जो कि मैंने फार्मूले से खुद कैलकुलेट किए हैं दो। अब इन दो को यूज़ करते हुए, कंपेयर करते हुए मैं ये डिसाइड करूँगी कि मैंने अपने H0 को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मेरा क्लेम H0 है ना, क्लेम मेरा ये है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें अपने क्लेम को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके लिए मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी जी की डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे ही बनाते हैं जो कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैप्टर पढ़ा, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी जी एक्सिस होता है, जी एक्सिस के मिड में हमेशा होता है ज़ीरो हमेशा लाई करता है जी एक्सिस के मिड में, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो ज़ीरो है उसकी लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लाई कर रही होती हैं और ज़ीरो के इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। अब आपने जो दो टेबल वैल्यूज़ निकाली वो कौन कौन सी थी, -1.96 और एक +1.96। वो अब आप क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर पुट कर लेंगे और +1.96 वाली ज़ीरो के राइट साइड पे पुट कर लेंगे। ये जब आप दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, उसके दरमियान इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एक्सेप्ट होगी और इस रेंज के बाहर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो रिजेक्ट। अब कौन सी वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वाली वैल्यू। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टेबल वैल्यू पुट कर ली, पहले आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है। इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के लिए अब ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट में जनरल प्रोसीजर की तरफ आती हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई हुई हैं। ठीक, अब टू टेल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होनी है वो ये वाली, मैंने ये और ये नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये वाला तो हाइपोथेसिस ही नहीं है, हाइपोथेसिस ही टू टेल्ड वाला है, तो मैंने ये वाली जो है वो डायग्राम बनानी है, वो यहाँ मैंने
बना ली। इसके बाद मैंने इन पॉइंट्स पर जो है वो टेबल वैल्यू पुट की। उसके बाद मैंने इस वैल्यू को चेक करना है फार्मूले से, जी कैलकुलेटेड को चेक करना है कि वो इस रेंज के अंदर आ रहा है या इस रेंज से बाहर। तो -1.8 ऑब्वियस है कि ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो मीन्स कि जब जो वैल्यू कैलकुलेटेड की इस रेंज के अंदर आती है वो हमेशा एक्सेप्ट होती है। तो एंड में आपने कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखनी है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी, क्योंकि मैं इसको ही चेक कर रही हूँ ना कि ये कहाँ है, z is equals to -1.8 fall in the acceptance region। ठीक है, -1.8 कहाँ लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, इन टू लाइंस के अंदर लाई कर रही है। दस H0 इज एक्सेप्टेड। H0 को हमने क्या करना है, एक्सेप्टेड, जिसका मतलब है इट इज फेल्ड टू रिजेक्ट। मीन्स के अगर इसके अंदर आ रहा है तो मैंने इस अपने क्लेम को चेक कर लिया और कंक्लूजन दे दिया कि जो मैंने क्लेम किया था ये 100% जो है वो ठीक है और H0 जो है वो एक्सेप्ट हो गया। अगर यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा हाइपोथेसिस चेंज कर दूं, ठीक है, अगर लेट सपोज मैं क्या करती हूँ थोड़ी सी कि मैं और भी हाइपोथेसिस इसी एग्जांपल पे जो है वो डिस्कस कर लूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर ना अपना हाइपोथेसिस को चेंज करती हूँ थोड़ा सा। क्लेम तो मेरा हर कंडीशन में यही रहेगा, म्यू इज इक्वल्स टू 812। अगर मैं कहती हूँ H1 में चेंज कर दूँ, पहले इक्वल नॉट इक्वल का था ना, अगर मैं अपना हाइपोथेसिस चेंज कर दूँ तो ये क्या होगा, वन टेल्ड ऑन राइट साइड। तो अब टू टेल की जगह ये क्या हो गया, वन टेल्ड। सेकेंड स्टेप भी वैसे ही रहेगा, थर्ड स्टेप भी वैसा रहेगा, क्योंकि मैंने n और सिग्मा की वैल्यू तो चेंज नहीं की, n भी ग्रेटर देन 30 है सिग्मा, थर्ड स्टेप भी चेंज नहीं होगा। चेंजेस कहाँ आएंगी, टेबल वैल्यू। अब क्योंकि ये वन टेल्ड है, पहले टू टेल्ड था तो दो वैल्यूज मैंने निकाली थी, ठीक। अब ये हो गया क्वेश्चन वन टेल्ड टू द राइट साइड, तो क्रिटिकल वैल्यू जो निकलेगी वो एक निकलेगी, और कौन सी वाली निकलेगी, राइट साइड वाली। कौन सी वाली निकलेगी, राइट साइड वाली। तो राइट साइड पर हम क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं, प्लस, और वो आ गई मेरे पास 1.645। जब आप देखेंगे ना इसी तरह 5% को, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो 5% ही है, बट अब आपने इसको टू टेल्ड में नहीं देखना, बल्कि आपने किस में देखना, इसको वन टेल्ड में देखना, राइट साइड पर। वन टेल्ड राइट साइड में इसके साथ प्लस आ जाता है, और अगर यही लेस साइन के साथ होता तो वन टेल्ड लेफ्ट लिखते और यहाँ पर आप माइनस साइन लगाते। लेफ्ट साइड वाली टेल में हमेशा जो जी की क्रिटिकल वैल्यू होती है उसमें हम माइनस लगाते हैं, और राइट साइड पे हम हमेशा यहाँ पर प्लस लगाते हैं। मीन्स थोड़ी अगर हम हाइपोथेसिस चेंज करते हैं तो सेकंड और थर्ड स्टेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ स्टेप में हम जहाँ पर दो क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखी थी माइनस और प्लस के साथ, अब हम एक वैल्यू लिख रहे हैं सिर्फ प्लस वाली, क्योंकि राइट साइड वाली टेल यूज़ हो रही है। फिफ्थ स्टेप एज इट इज़ ऐसे ही करना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं लानी। चेंजेस कहाँ आएंगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन तो टू टेल्ड के लिए, लेकिन मुझे अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, अब जो मेरा H1 है वो वन टेल्ड है राइट साइड पर, तो अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी पड़ेगी वो मैंने प्रोसीजर में बता दिया, क्योंकि मेरा H1 अब ग्रेटर वाला है, तो अब मैं ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाऊंगी जिसमें जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पर सिर्फ लाई करेगा। लाइक दिस। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि वन टेल्ड ऑन अ राइट साइड। इस पॉइंट पर आपने 1.645 पुट करना है, दरमियान में इसी तरह 0 आएगा, ये वाला सारा एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस होगा,
आउटर वाला एरिया रिजेक्शन होगा। अब हमने सेम वही काम, अब डिस्ट्रीब्यूशन अपना हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम z की -1.8 देखेंगे कि वो कहाँ लाई कर है। माइनस जो है वो -1.8 यहाँ कहीं लाई करेगा, और ये वाला सारा एरिया एक्सेप्टेंस है हमारा हाइपोथेसिस। अगर हम 1 टिल्ट ऑन राइट साइड वाला बनाएं तब भी हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ही होगा। ठीक है, ये मैंने हाइपोथेसिस चेंज, पहले मैंने इक्वल और नॉट इक्वल के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, फिर मैंने थोड़ा सा हाइपोथेसिस चेंज कर दिया। ठीक, अब आप इस हाइपोथेसिस को लेस के लिए भी कर सकते हैं। लेस में क्या होगा कि यहाँ पर चेंजेस जो आएंगी, पहली चेंजिंग यहाँ आएगी, दूसरी चेंजिंग यहाँ आएगी, तीसरी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्ट साइड पर टेल में आ जाएगी। इधर आप जो है वो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। मैंने तीनों हाइपोथेसिस को लेकर जो है वो डिस्कशन की है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मौजूद हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही वाली एग्जांपल्स जो हैं वो अपने रजिस्टर्स पर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और लाजमी ये है आप लोगों के लिए कि आपने एक्सरसाइज इसकी जो है ना वो लाजमी देखनी है और करनी भी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।